नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। आज लाख टके की बात में हम बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव में जारी सियासी लड़ाई की, जो कि बीजेपी और एसपी दोनों के लिए नाक का सवाल बन गई है। इसके अलावा बात होगी खानपुर में जारी सियासी वर्चस्व की लड़ाई की, जो पथराव तक आ गई है। सवाल है कि सियासी लड़ाई का चैंपियन कौन होगा। इसके साथ ही बात करेंगे यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव के बयार की, जिसका काउंटडाउन जारी है और कभी भी जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हो सकती है। साथ ही बात होगी कल पेश होने वाले बजट की। उससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सियासी शोर भी हाई है। सोनिया और राहुल की टिप्पणी के बाद बीजेपी हमलावर है। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और एसपी दोनों के लिए नाक का सवाल है। यहां पर जीत की अहमियत इस बात से समझिए कि एक और तो बीजेपी ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सभी छोटे और बड़े नेता मौजूदा वक्त में इस जमीन पर जोर आजमाइश कर रहे हैं और गुरुवार को हुए डिंपल यादव के रोड शो पर नियमों के उल्लंघन में एफआईआर तक हो गई। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी जंग जारी है। दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाला है, जिसमें 7 मंत्री के साथ 40 विधायक मिल्कीपुर के मैदान में डटे हैं। बीजेपी का कहना है कि जनता समाजवादी पार्टी के कुकर्मों को जान चुकी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी की वहां जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को प्रदेश की जनता, मिल्कीपुर की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी होगी। उधर समाजवादी पार्टी का माहौल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी 40 स्टार प्रचारकों को उतारा है। सांसद डिंपल यादव अयोध्या में रोड शो कर चुकी है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में ये भी दिखाना चाहती है कि उनका पीडीए का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में भी सही था और विधानसभा चुनाव में भी सही है, तभी तो एसपी फिर से जीत का दावा कर रही है। बहुत ही चुनाव अच्छा चल रहा है और समाजवादी पार्टी भारी मतों से मिल्कीपुर क्या लगता है कि मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद कितने वोटों से विजयी होंगे? इसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ कितना वोट मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी जीत होगी और यह पूरा जो मैसेज जाएगा मिल्कीपुर से पूरे प्रदेश और देश को एक मैसेज देने का काम होगा। अयोध्या लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल बन गई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। उधर अयोध्या में एसपी सांसद डिंपल यादव के रोड शो में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। आरोप के मुताबिक रोड शो के दौरान परमिशन से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और रायबरेली हाईवे के दोनों लेन को जाम किया गया। डिंपल यादव के प्रचार पर अपर्णा यादव ने कहा कि प्रचार तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हारने पर ईवीएम और अधिकारियों को दोष देना ठीक नहीं। कोई भी नेता आ सकता है अपनी पार्टी से प्रचार कैंपेन करने के लिए, सबको स्वतंत्रता है, ये लोकतंत्र है और डेफिनेटली जब हम लोग सभी लोग जा रहे हैं तो हर कोई व्यक्ति अपने कैंडिडेट के लिए आएगा, कैंपेन करेगा। और ये कह देना देखिए बार बार कि जो है ऑफिसर्स पे डाल देना, ईवीएम पे डाल देना, ये विपक्ष की पुरानी आदत है। जब जीत जाते हैं वो लोग तो कहते ईवीएम ठीक थी, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे कहते दोषारोपण करते हैं, अफसरों पे दोषारोपण करते हैं। तो उनको स्वयं अपना एनालिसिस करना पड़ेगा और इसीलिए मुझे लगता है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे उन्हें फटकार लगाई थी कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये पूरा जो फैब्रिकेशन है हमारे डेमोक्रेसी का, उसको खराब करते हैं। चुनाव के नतीजे जो भी हों, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हुए जख्म पर मरहम के तौर पर इस चुनाव को देख रही है। दरअसल ये चुनाव इतना अहम और खास है कि दोनों ही पार्टियां इसे अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव मान रही है। 5 फरवरी को बीजेपी एसपी समेत 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा और 8 फरवरी को तय होगा कि मिल्कीपुर का ताज किसके सर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रणब चैंपियन और उमेश कुमार फायरिंग मामले में सियासत गरमाई हुई है। लड़ाई गुर्जर समाज वर्सेस ब्राह्मण समाज की हो गई है। गुरुवार को चैंपियन के समर्थन में गुर्जर समाज मैदान में था और आज उमेश कुमार के समर्थन में ब्राह्मण समाज। पुलिस ने उमेश के समर्थकों को रोका तो नौबत पथराव तक पहुंच गई और खानपुर विधायक उमेश कुमार को हिरासत में लेना पड़ा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। खानपुर विधानसभा में पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच विवाद अभी शांत नहीं हुआ है। दोनों नेता अपने अपने समर्थकों को लाकर शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। एक दिन पहले कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के आवास पर बड़ी तादाद में गुज्जर समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे। वहीं शुक्रवार को विधायक उमेश कुमार के समर्थक बड़ी तादाद में उनके कार्यालय पहुंच गए। विधायक उमेश कुमार के लक्सर कार्यालय के आसपास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगी होने के बावजूद भी भीड़ उमेश कुमार के कार्यालय तक पहुंच गई। पुलिस के रोकने पर विधायक के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को दौड़ाया। लक्सर इलाके में विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर ब्राह्मण संगठन और अन्य संगठनों की महापंचायत बुलाई गई थी। हम धरती माता को माता कहते हैं, भारत माता को माता कहते हैं, गौ माता को माता कहते हैं, और जो हमारे जन्म देती है माता, हम क्या उसको अपमानित, उसको जो गालियां और उस पर जो उल्टे सीधे आरोप क्या हम सहन कर सकते हैं? नहीं करेंगे। सिर्फ हमारी यही लड़ाई है, जिसने ये आरोप लगाए हैं या गालियां दी हैं वो माफी मांग ले तो हम उसे माफ कर देंगे, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। उधर देहरादून पुलिस ने विधायक उमेश कुमार को महापंचायत में पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया और विवाद बढ़ने पर विधायक उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की, लेकिन पुलिस ने माहौल बिगाड़ने वालों पर एक्शन की बात कही है। एक कॉल विधायक जी के द्वारा हुई थी, उमेश शर्मा जी के द्वारा। उन्होंने उस कॉल को कॉल ऑफ कर लिया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से और एक पब्लिक कॉल के माध्यम से ये कहा था कि अब मैंने इसको निरस्त कर दिया। उसके बाद लोगों के इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग इकट्ठा हुए, अनावश्यक दबाव डाला, अनावश्यक कियोस्क क्रिएट किया, तो कुछ जगह हमको जरूर बल प्रयोग करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने स्थितियां पैदा करी। बाकी स्थितियां शांतिपूर्ण। पथराव चूंकि हाँ एक जगह हुआ था, उनको जब उन्होंने बल प्रयोग हमारे द्वारा हुआ है, उसके बाद जब उन्होंने पथराव किया तो जो लीगल कार्रवाई वो की गई और आगे भी उसमें हम सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे, उनका चिन्हीकरण करेंगे। हमारे पास वीडियो है, एफआईआर और आगे की जो कार्रवाई वो जरूर होगी। खानपुर में चैंपियन और उमेश कुमार के आपसी झगड़े में फायरिंग, जेल और बेल के बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब बात गुज्जर समाज और ब्राह्मण समाज के बीच आ गई है। उमेश कुमार और चैंपियन दोनों ने इसे नाक का सवाल बना लिया है। ऐसे में ये मामला फिलहाल के लिए प्रशासन के लिए भी गले की हड्डी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन 2027 के लिए यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है और अब जल्दी ही जिला अध्यक्षों की लिस्ट भी जारी हो सकती है, जिसमें जिला अध्यक्षों में बड़े बदलाव की संभावना है। 80% जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। नए जिला अध्यक्षों के चुनाव में दलित, पिछड़ों और महिलाओं को जगह मिलने की संभावना है और हर क्षेत्र में एक महिला जिला अध्यक्ष हो सकती है। क्या है बीजेपी का प्लान? किन जिलों में बदले जा सकते हैं जिला अध्यक्ष? इस रिपोर्ट में देखिए। लक्ष्य 2027 को भेदने के लिए बीजेपी नई टीम तैयार कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों की सूची फाइनल कर केंद्रीय नेतृत्व को अनुमोदन के लिए भेज दिया है। बीजेपी की रणनीति है कि 80% जिला अध्यक्षों को बदलकर युवा जिला अध्यक्षों की टीम तैयार की जाए, जिसमें ओबीसी, एससी और महिलाओं की पूरी भागीदारी हो। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का लक्ष्य भेदने में जुटी भारतीय जनता पार्टी संगठन का पुनर्गठन कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत युवाओं की, ओबीसी और दलितों की, महिलाओं की एक बड़ी टीम तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं
अब बारी जिलाध्यक्षों की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने के बाद जिलाध्यक्षों के नामों को फाइनल कर लिया है और सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है। अनुमोदन क्या होते ही केंद्रीय नेतृत्व का सूची भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 दिन में जारी कर देगी। बीजेपी के जिलाध्यक्षों की सूची फाइनल हो गई है। फिलहाल 98 संगठनात्मक जिलों में से 75 से 80 जिलाध्यक्ष घोषित किए जा सकते हैं, जबकि बचे हुए जिलों के जिलाध्यक्षों की सूची को होल्ड किया जा सकता है। माना जा रहा है कि पीलीभीत, शाहजहांपुर, बलरामपुर, अयोध्या, सहारनपुर, अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, जौनपुर, गाजियाबाद महानगर, बदायूं और बरेली में जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। वहीं जो जिलाध्यक्ष 2 बार से लगातार जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर हैं, उनको तीसरी बार मौका नहीं मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया एकदम तेजी से जारी है और केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आंतरिक स्तर पर लोकतंत्र है। कार्यकर्ताओं को निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक अपनी इच्छा रखने का, अपनी मर्जी रखने का, अपना चुनाव करने का, अपना भागीदारी सुनिश्चित कराने का पूरा अवसर होता है। जिलाध्यक्षों की घोषणा बहुत शीघ्र होगी। मंडल स्तर की कमेटियाँ बन चुकी हैं और प्रदेश जिलों की कमेटियाँ बनने के बाद प्रदेश और आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। बीजेपी ने जिलाध्यक्षों के निर्वाचन को लेकर जिले में निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक की तैनाती की थी। जिलाध्यक्षों के बाकायदा जिलों में नामांकन कराए गए। जिलाध्यक्षों के नामांकन का क्रेज इतना रहा कि 5500 से ज्यादा नामांकन हुए। बताया जा रहा है कि बीजेपी के जिलाध्यक्षों में इस बार महिला, ओबीसी और दलितों की बड़ी भागीदारी होगी। बीजेपी हर क्षेत्र में एक महिला जिलाध्यक्ष बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज से बजट सत्र का आगाज हुआ है। शनिवार को देश का बजट पेश होना है। उससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया और राहुल गांधी की टिप्पणी ने मुद्दों के बजाय सियासी हंगामे को हवा देती है। सत्ता पक्ष कांग्रेस पर हमलावर है और सोनिया और राहुल से मांग कर रहा है कि वो राष्ट्रपति से माफी मांगे, क्योंकि अभिभाषण में मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, ना कि राष्ट्रपति पर निजी हमला करना चाहिए था। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं सीसीटीवी। शुक्रवार से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट पेश करेंगी और परंपरा के मुताबिक बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। आदिवासी समाज से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करीब 59 मिनट लंबा अभिभाषण पढ़ा। आयोजन करके देश की एकता को बढ़ावा दे रहे माननीय सदस्यगण, हमारी पांडुलिपियों यहाँ हमारी धरोहर है। भाषण खत्म होने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा संसद के बाहर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तभी मीडिया कर्मियों ने उनसे इस भाषण पर प्रतिक्रिया मांगी। राहुल गांधी प्रतिक्रिया देने की बजाय अपनी मां सोनिया गांधी से सवाल करने लगे। वो सवाल जवाब का सिलसिला आप भी सुनिए। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again she and could again. only speak for him. कुछ शब्दों पर गौर करने वाली बात है, जिसमें पुअर लेडी, बोरिंग, टायर्ड। भारत देश के प्रथम नागरिक, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए ऐसे इन शब्दों का इस्तेमाल सबसे पुरानी पार्टी के 2 पूर्व अध्यक्ष कर रहे थे। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को करारा जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस दलित, आदिवासी, वाल्मीकि समाज का अपमान करती रहती है। राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। सोनिया गांधी के बयान पर राष्ट्रपति भवन ने भी जवाब दिया है और कहा है कि ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार है, जो राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा के खिलाफ है। वंचितों के लिए बोलना थकाऊ नहीं होता। बात इतने पर ही नहीं खत्म होती। बीजेपी ने कांग्रेस से माफी तक की मांग की है। पूर्व अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है। जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी
अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती। अभी तो बजट सत्र का आगाज हुआ है, कल बजट पेश होना है। उससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस की विवादित टिप्पणी ने मुद्दों के बजाय सियासी हंगामे को हवा दे दी है। अब देखना होगा कि बजट सत्र में सत्ता पक्ष इसका जवाब कैसे देती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बजट का असर हर वर्ग पर पड़ता है। महाकुंभ में इस वक्त साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है और इस बजट से साधु संतों की क्या उम्मीदें हैं, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, उससे क्या उम्मीदें हैं आपको, एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के नाते, एक संत और एक महात्मा के नाते? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद में कहना चाहूँगा। जो तीसरा बजट हमारा आ रहा है, इसमें जितने भी हमारे, जैसे हमारा रेलवे है, इसके थोड़ा किराए में कमी होनी चाहिए, और जितना हमारा ट्रांसपोर्ट है इसमें भी मैं समझता हूँ इसमें भी कुछ कम करना चाहिए। और जितना हमारा टूरिज्म प्लेसेस है, जितने हमें आपने देखा मंदिर मठ है, उनके लिए कुछ ऐसा बजट होना चाहिए कि उन मठों का पुनरुद्धार किया जाए, उनका निर्माण दोबारा से किया जाए। महाकुंभ में 2025 में महिला होने के नाते हमें इस बजट के माध्यम से आध्यात्मिक हमारी जितनी भी महिला संत हैं उनको फेलिसिटेशन देने के लिए और रिहेबिलिटेट करने के लिए, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके जब आप आते हैं तो एक महिला का जो है आर्थिक रूप से सक्षम होना और सेल्फ डिपेंडेंट होना अत्यंत आवश्यक है। तो कुछ ऐसा विशेष करना चाहिए, इससे उनका भी नाम रोशन होगा। और जितने भी अखाड़े में हमारी महिला संत हैं उनके लिए कुछ स्पेशल उनको स्कीम रखनी चाहिए, ताकि महिला संतों को फाइनेंस के लिए दिक्कतें ना आए और वो जिस भी स्थान पर बैठी हैं तो संस्कारों के साथ साथ जो है मंदिरों का भी जो जीर्णोद्धार भी कर सके और उनको स्थापित भी कर सके। कल पेश होने जा रहे केंद्रीय बजट को लेकर यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी गाजियाबाद के सीएमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने स्वास्थ्य बजट के विशेष फोकस पर जोर दिया है। उन्होंने सोशल साइट पर पोस्ट कर लिखा है, स्वास्थ्य सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए बजट में मजबूत सुधार जरूरी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल बजट बढ़ाने से देश भर में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर लगने वाले इनपुट जीएसटी को कम करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं एक मौलिक अधिकार है और इसे मजबूत करना एक स्वस्थ मजबूत भारत की कुंजी है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।